हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुईस डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कोई एक पदार्थ है, और आप जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ इस दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। तो मान लेते हैं कोई पदार्थ है, तो लुईस डी ब्रोगली ने यह कहा कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है कोई भी पदार्थ। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आप कोई स्टूडेंट है, तो आपका अपने टीचर्स के साथ अलग व्यवहार होगा, आपके भाई बहनों के साथ अलग व्यवहार होगा, आपके पेरेंट्स के साथ अलग व्यवहार होगा। तो देखिए आपका कितना व्यवहार हो गया? यहाँ त्रिव्यवहार हो गया, अर्थात है आपका अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार है। वैसा ही कुछ पदार्थ के संदर्भ में होता है। पदार्थ का द्वैत व्यवहार होता है, अर्थात पदार्थ द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करता है। ओके, अर्थात पदार्थ द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि वो द्वैत प्रकृति कैसी है। इस दुनिया में कोई भी पदार्थ कण की भांति और तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ कण की भांति भी और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। वही पदार्थ कण की भांति और वही पदार्थ तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है जो कि गतिशील हो। अर्थात यदि कोई पदार्थ गतिशील है तो वह कण का व्यवहार भी प्रदर्शित करेगा और तरंग का व्यवहार भी प्रदर्शित करेगा। अब मान लेते हैं एक कोई पदार्थ है, उसका द्रव्यमान है m। जैसे कि आपका द्रव्यमान हो सकता है 50 kg हो, किसी का द्रव्यमान 60 kg हो, वैसे ही इस पदार्थ का द्रव्यमान है m और वह v वेग से आगे बढ़ रहा है। तो चूंकि यह पदार्थ का m द्रव्यमान है और यह v वेग से गतिशील है, और इस दुनिया में जो कोई भी पदार्थ गतिशील होता है वो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। चूंकि यह v वेग से गतिशील है, अर्थात यह पहले कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और जब यह तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो इस तरंग की जो भी तरंग दैर्ध्य होगी वो इक्वल होगी h/mv के, जहां m होगा इस पदार्थ का द्रव्यमान और v होगा इस पदार्थ का वेग। ओके, हम इस और h क्या होगा? प्लांक नियतांक। h क्या होगा? प्लांक नियतांक। प्लांक एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में हम यह नियतांक को प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं m इंटू v बराबर होता है संवेग। m अर्थात द्रव्यमान और v अर्थात वेग। आप सभी जानते हैं द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है? संवेग। और इस संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं p से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/p। क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये देखिए कांस्टेंट है, और आपको यह भी मालूम है कि जब भी कोई कांस्टेंट हटता है, अर्थात कोई भी नियतांक हटता है, तो समानुपातिकता का चिन्ह आ जाता है। ये h हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/p। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो आपका पदार्थ है वो v वेग से गतिशील है, और जब वह तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो उसके संवेग के व्युत क्रमानुपाती होगी। अर्थात उसका यदि संवेग घटेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, और उसकी तरंग दैर्ध्य घटेगी तो उसका संवेग बढ़ेगा। तो यही था लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत। इसे मैं सूक्ष्म रूप में फिर से आपको बता देना चाहता हूं। लुईस डी ब्रोगली ने यह कहा कि इस संसार में जो कोई भी पदार्थ गतिशील होता है वो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात कोई भी पदार्थ द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब माना कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिशील है। गतिशील होने का अर्थ है कि आपकी स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही है। v वेग से गतिशील है तो पहले कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा, कुछ समय पश्चात तरंग की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो इज इक्वल टू होगी h/mv के, जहां m होगा उस
पदार्थ का द्रव्यमान और v होगा उस पदार्थ का वेग। चूंकि हम जानते हैं द्रव्यमान गुणा वेग बराबर संवेग होता है, जिसे p से प्रदर्शित करते हैं, तब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन, तब लैम्डा इज इक्वल टू mv के स्थान पे क्या आ जाएगा p। और हमें भी ये भी चीज मालूम है कि यदि कोई समानुपातिकता का चिन्ह है, कोई जैसे मैं मान लेता हूँ समानुपातिकता का कोई भी चिन्ह है, जैसे कि F अनुक्रमानुपाती क्या होता है a होता है, ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जैसे समानुपातिकता का या अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह बदलता है तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाता है m आ जाता है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं F बराबर ma। अब यदि हम इस m को हटाएंगे तो वापिस समानुपातिकता का हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा और क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पहले से नियतांक जैसे यहाँ था, अब हम इस नियतांक को हटाएंगे तो ये निशान आ जाएगा समानुपातिकता का। तो जो लैम्डा होगा वो समानुपाती होगा 1/p के, अर्थात वह व्युत्क्रमानुपाती होगा p के। व्युत्क्रमानुपाती होने का अर्थ है कि यदि हम p को बढ़ाते हैं तो लैम्डा बढ़ेगा, p को बढ़ाते तो लैम्डा कम होगा, यदि हम p को घटाते तो लैम्डा बढ़ेगा। तो यही था लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत। अब ये बात आती है कि इस सिद्धांत में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पहली बात तो देखिए, इसके पहले तक ये माना जाता था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो केवल किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, कण की भांति। लेकिन जैसे ही यह सिद्धांत दिया गया, खलबली सी मच गई केमिस्ट्री में कि यार हम तो सोचे थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन कण की बात व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेकिन इस सिद्धांत के बाद हमें मालूम चला क्यों, चूंकि देखो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों निरंतर चक्कर लगाता रहता है, अर्थात ये भी गतिशील है। और जब भी कोई पदार्थ गतिशील होता है तो वह कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब यदि यह तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है तो इस पर यह वाला सिद्धांत लागू होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी खलबली मच गई हमारे। तो यह था लुईस डी ब्रोगली के सिद्धांत का महत्व। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc को किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ v का अर्थ होता है वेग और ये होता है प्रकाश का वेग, दोनों को हम लिख सकते, कोई अलग बात नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक का नाम जानते होंगे। उन्होंने किसी कण के संदर्भ में किसी भी कण की ऊर्जा निकालने के लिए एक सूत्र दिया था, E बराबर mc²। ये सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा, E बराबर mc²। ये होता है एक प्रमुख सूत्र। और प्लांक के सिद्धांत से हम एक चीज जानते, E इज इक्वल टू h न्यू। देखिए ये भी E है, ये भी E है, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो चलिए बराबर करते हैं, अर्थात mc² इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। mc² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h न्यू। अब हम और एक चीज जानते हैं, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, जहां न्यू होती है आवृत्ति और लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य। अब बताइए यहां से न्यू का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में है तो इसी के भाग में आ जाएगा, तो c अपॉन लैम्डा, अर्थात यहाँ न्यू का मान कितना हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। अब इस मान को हम न्यू के स्थान पे रख देते हैं, mc² बराबर h c अपॉन लैम्डा। अब हम इस लैम्डा को इधर ले जा लेते हैं और mc² को इधर ला लेते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन mc²। यहाँ 2c है, एक c से ये c कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा h अपॉन mc। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने बोले थे या तो आप h अपॉन mv लिखे या h अपॉन mc लिखिए, दोनों बात एक ही। और ये प्रूव हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वेग है, द्रव्यमान गुणा वेग बराबर होता है संवेग, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो ये इस प्रकार क्या हो गया, हमारा स्पष्ट हो गया लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत। अब देखिए इसे आप थोड़ा थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करो। देखो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो कोई भी पदार्थ है वो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने कण के लिए सूत्र दिया, किसी कण के लिए ऊर्जा का सूत्र दिया E इज इक्वल टू mc²। ये होता है किसी भी कण के लिए, ओके।
प्लांक ने दिया ये तरंग के लिए, कोई भी यदि तरंग है उसकी ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, अर्थात ये होता है तरंग के लिए। अब यदि हम इसको बराबर करते हैं, अभी हमने इसको बराबर किए, फिर मान रखे और हमारा फाइनली कितना आ गया, इतना आ गया, जो कि इन्होंने सिर्फ केवल बोले थे, मतलब इन्होंने केवल जो बताए थे वो मैथमेटिकली यहाँ प्रूव भी हो गया। इन्होंने यहाँ के बताए थे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वो यहाँ प्रूव भी हो गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो ये था लुईस डी ब्राउली का सिद्धांत। अब हम बात करने वाले हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के बारे में। माना आपको एक पदार्थ ले लो, ये कोई पदार्थ है, अब देखिए इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और ये कुछ ना कुछ स्थान घिरे, देखिए इतना से स्थान घिर रही कॉपी का, अर्थात ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। अब यदि इस पदार्थ की आपको स्थिति का पता लगाना है तो बताइए इस वस्तु का स्थिर रहना आवश्यक है या गतिशील रहना आवश्यक है। आप सभी का उत्तर होगा कि इसका स्थिर रहना आवश्यक है। अब मान लो ये निरंतर ऐसे गति करते जा रही है, गति कहीं भी घूमते जा रही है, ऐसे गति करते जा रही है, तो क्या हम इस पदार्थ की स्थिति का पता लगा पाएंगे? नहीं। हम बोलेंगे ये मान लेते 0 है, ये है 1 है, ये जब यहाँ है तो हमने बोले इसकी स्थिति 1 है, लेकिन फिर आगे निकल गया तो हम इसकी स्थिति सही नहीं बता पाएंगे। अर्थात किसी भी पदार्थ की स्थिति का हमें पता लगाना है तो उस वस्तु का स्थिर रहना आवश्यक है, बिल्कुल। अब यदि किसी भी पदार्थ के हमें संवेग का पता लगाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? देखिए संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो तो स्थिर रहेगा, यदि कोई 40 किलो का है तो 40 किलो का ही रहेगा, कोई 50 का है तो 50 का ही रहेगा, ऐसा तो नहीं उसका द्रव्यमान आगे जाने पे बदल रहेगा, अर्थात द्रव्यमान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और हमने अभी बताएंगे जब भी एक नियतांक रहता है और बराबर का चिन्ह हटता है तो समानुपातिकता का चिन्ह लगता है, तो संवेग अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इतनी बार समझते आता है। इससे स्पष्ट है कि यदि आपका वेग ज्यादा होगा तो संवेग भी ज्यादा होगा और आपका वेग कम होगा तो संवेग भी कैसा होगा, कम होगा, बिल्कुल। तो इससे एक बात स्पष्ट होगी, यदि हमें किसी भी कण का यदि वेग निकालना है, किसी भी कण का वेग, किसी भी कण का संवेग निकालना है तो उस कण का निरंतर चलते रहना आवश्यक है, अर्थात उसको अपने वेग में रहना आवश्यक है। अर्थात यदि किसी कण की हमें स्थिति का पता लगाना है तो उसका रुका हुआ होना अर्थात स्थिर रहना आवश्यक है, और यदि किसी कण का संवेग का पता लगाना है तो उसे निरंतर चलते रहना आवश्यक है। ये बात आपको स्पष्ट हुई। अब यदि हम एक कोई पदार्थ है हमारे पास ये वाला, अब हम इस पदार्थ का स्थिति के बारे में पता लगाना चाहते हैं और संवेग के बारे में भी पता लगाना चाहते हैं, तो क्या हम लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ तो यह पदार्थ स्थिर रहेगा या तो यह पदार्थ किसी वेग से कैसा होगा, गतिशील होगा। अब दोनों चीज तो एक साथ ही कर सकता। मान लेते ये पदार्थ चल रहा है तो हम इसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते, संवेग का पता लगा लेंगे। लेकिन यदि यह पदार्थ रुका हुआ है तो हम स्थिति का तो पता लगा लेंगे लेकिन संवेग का पता नहीं लगा सकते। अर्थात किसी भी पदार्थ की हम एक ही क्षण पर हम उसकी स्थिति और उसका संवेग का हम एक साथ पता नहीं लगा सकते हैं। यदि कोई पदार्थ रुका हुआ है तो केवल उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है, संवेग का नहीं। यदि कोई पदार्थ गतिशील है तो उसके केवल संवेग का पता लगाया जा सकता है, उसकी स्थिति का नहीं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी इसी के कुछ अनुरूप है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आ गए हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पर। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि वास्तव में हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहना क्या चाहता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ है अर्थात कण है, तो कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा और तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है अर्थात वह गतिशील है, और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, गतिशील रहेगा तो वह तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और जब वह तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा तो वो सदैव क्या रहेगा, गतिशील रहेगा। इस स्थिति में हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, केवल उसके संवेग का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं? संवेग का पता लगा सकते हैं। ओके, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन की तरंग गति के कारण
हमें या तो स्थिति में अनिश्चितता प्राप्त होगी या संवेग में अनिश्चितता प्राप्त होगी। इसलिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका सिद्धांत भी कहा जाता है? अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग गति होती है। अब यदि इलेक्ट्रॉन की तरंग गति है तो हम या तो उसकी स्थिति का पता लगा सकते, तो हम उसकी या तो स्थिति का पता लगा सकते हैं, संवेग में पता लगा सकते हैं। तो मतलब कि हमें एक अनिश्चितता प्राप्त होगी, मतलब कि हमें कोई भी मान बराबर प्राप्त नहीं होगा। तो इन्होंने ये कहा कि यदि स्थिति में परिवर्तन हम मान लेते हैं क्या है? डेल एक्स है। स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स है और संवेग में परिवर्तन डेल पी है। देखिए डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और एक्स का मतलब यहाँ है स्थिति से, और यहाँ पी का मतलब है यहाँ संवेग से। बिल्कुल। तो डेल एक्स का मतलब क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन, गुणा डेल पी का मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन। ये या तो h/4π के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ओके, तो यही है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अर्थात एक ही क्षण पर हम किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील है। कैसा इलेक्ट्रॉन? निरंतर गतिशील है, नाभिक की चारों निरंतर गति कर रहा है। तो एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का पता नहीं लगा सकते हैं। कोई ना कोई अनिश्चितता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ये वाले उदाहरण में समझाया कि हमें किस प्रकार अनिश्चितता प्राप्त होगी। जैसे यदि कोई कण रुका हुआ है तो हम इसकी संवेग का पता नहीं लगा सकते, यदि कोई कण चल रहा है तो हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की तरंग गति होती है, जिस कारण उसके स्थिति और संवेग में अनिश्चितता प्राप्त होगी। और हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि यदि स्थिति में परिवर्तन किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण की डेल एक्स हो और संवेग में परिवर्तन डेल पी हो, तो अब यदि हम उन दोनों का गुणा करें तो या तो h/4π के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हो या लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण पे लागू होते हैं। किन पे लागू होते हैं? इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। ये भारी कणों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते। कौन सी सिद्धांत? हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और लुईस डी ब्रोगली का सिद्धांत है। भारी कणों पर लागू नहीं होता, यह केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होते हैं। अब हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पे वापस आ जाते हैं। ये डेल एक्स जैसा का वैसा रहेगा इनटू पी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी अर्थात संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग अर्थात m इंटू वी, h/4π। अब देखिए ये डेल एक्स जैसा का वैसा, m जो रहता है हमेशा नियत रहता है। जैसे आपका यदि द्रव्यमान 50 किलो है तो 50 किलो रहेगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, लेकिन वेग बदल सकता है। तो m डेल v h/4π। तो यही होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। डेल एक्स इंटू एम डेल वी बड़ा है या बराबर है h/4π की। यही होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री के निरंतर लाते रहेंगे। यदि आपको अपनी 11th की तैयारी बेहतर तरीके से करना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 6 बजे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।